नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर, मानसिक शक्ति का मनोविज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका आधार कुछ ऐसी सामग्री है जो इसी विषय पर, मतलब मानसिक शक्ति का मनोविज्ञान, निर्माण और विकास पर फोकस करती है। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जिसे हम मेंटल स्ट्रेंथ या मानसिक शक्ति कहते हैं, वो असल में है क्या चीज। पर्दे के पीछे इसका मनोविज्ञान कैसे काम करता है, और शायद सबसे जरूरी, क्या इसे अपनी जिंदगी की चुनौतियों का बेहतर सामना करने के लिए क्या इसे डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल, ये मुमकिन है। कहते हैं ना, जिंदगी आसान नहीं होती, हम मजबूत बनते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये मजबूती सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, दिमागी भी होती है, मनोवैज्ञानिक। तो चलिए आज इसी मनोवैज्ञानिक शक्ति की थोड़ी गहराई में चलते हैं। जरूर। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। जब हम कहते हैं मानसिक शक्ति, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ विल पावर है, इच्छा शक्ति, या कुछ और भी है इसमें? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग इसे सिर्फ विल पावर समझ लेते हैं, पर दरअसल मानसिक शक्ति इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। अच्छा। ये हमारी वो काबिलियत है जिससे हम अपनी भावनाओं, मतलब इमोशंस, को काबू में रख पाते हैं, अपने विचारों को सही दिशा दे पाते हैं, और मुश्किल हालात में भी, मतलब सोच समझकर सही तरीके से काम कर पाते हैं। लेकिन एक बात जो लोग अक्सर समझते हैं कि मजबूत होने का मतलब है कोई भावना महसूस ना करना, या बस दिखाना कि हम मजबूत हैं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब भावनाओं को दबा देना, या पत्थर दिल बन जाना, या बस बाहर से मजबूत दिखने का दिखावा करना, ये सब नहीं है। तो फिर क्या है असल में? असल में ये अंदरूनी लचीलापन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, रेजिलियंस, खुद के बारे में गहरी समझ, सेल्फ अवेयरनेस, और बदलते हालातों के साथ ढल जाने की क्षमता, एडेप्टेबिलिटी, इन सब का एक तरह का मिश्रण है। मिश्रण? जी। मनोवैज्ञानिक इसे अक्सर 3 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ देखते हैं। 3 स्तंभ कौन कौन से? पहला, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही ढंग से संभालना। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरा, दृढ़ता, ग्रिट, जिसका मतलब है लंबे समय तक अपने लक्ष्यों के लिए जुनून और लगन बनाए रखना, हार न मानना, मुश्किलों के बावजूद। ग्रेट। हाँ, ये शब्द आजकल काफी सुना है। जी। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, लचीलापन, रेजिलियंस, यानी जब जिंदगी पटरी से उतर जाए, कोई झटका लगे, तो वापस संभल कर खड़े हो जाना। अच्छा, तो ये सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि कई क्षमताओं का मेल है। एक तरह का अंदरूनी इंजन है ना। हाँ। जो मैं मुश्किल चढ़ाई पर भी हौसला देता है और आगे धकेलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अंदरूनी इंजन। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे दिमागी खेल क्या है? मतलब मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह काम कैसे करता है? इसके पीछे कई गहरे मनोवैज्ञानिक आधार काम करते हैं। अगर हम एक एक करके देखें। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी है हमारी विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम्स। विश्वास प्रणाली मतलब हम क्या मानते हैं? हाँ, हम दुनिया को, खुद को और अपनी क्षमताओं को किस नजरिए से देखते हैं, ये हमारी मानसिक शक्ति की नींव रखता है। इसमें एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है, शायद आपने सुना हो, ग्रोथ माइंडसेट बनाम फिक्स्ड माइंडसेट। हाँ सुना है, कैरल ड्वेक, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि वे मेहनत और सीखने से बेहतर बन सकते हैं। जब वे असफल होते हैं तो सोचते हैं, ठीक है, यहाँ क्या सीखने को मिला। अच्छा। इसके उलट फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि उनकी काबिलियत पत्थर की लकीर है, बदली नहीं जा सकती। मतलब या तो आप में है या नहीं है। बिल्कुल। और वे असफलता को अपनी पहचान पर हमले की तरह देखते हैं, सोचते हैं मैं शायद इसके काबिल ही नहीं हूं। जाहिर है, ग्रोथ माइंडसेट मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट उसे कमजोर करता है। ये बात तो समझ आती है। जैसे कई एथलीट बताते हैं कि वे मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं। शायद ही उनके ग्रोथ माइंडसेट और सकारात्मक विश्वास को ही मजबूत करता होगा। हाँ बिल्कुल, विजुअलाइजेशन एक तरीका है इसे मजबूत करने का। अच्छा, तो विश्वास के अलावा और कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल हैं? विश्वास के साथ जुड़ा है संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल। कॉग्निटिव कंट्रोल, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब आसान है, अपने विचारों पर काबू पाना, खास तौर पर नकारात्मक या बेकार के विचारों को पहचानना। अच्छा। और उन्हें ज्यादा सकारात्मक या कह सकते हैं उपयोगी विचारों से बदलना। जैसे? कोई उदाहरण, मान लीजिए किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए। एक सोच हो सकती है, मैं बेकार हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता।
ये सोच आपको एकदम पंगु बना देती है ना? हाँ, बिल्कुल। संज्ञानात्मक नियंत्रण का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति सोचेगा, ये बहुत बुरा हुआ, दुख की बात है, लेकिन ये मेरी पूरी पहचान नहीं है। मैं देखूंगा कि मैंने इससे क्या सीखा और आगे क्या मौके हो सकते हैं। ये अपनी सोच की दिशा बदलने की कला है। यानी अपने दिमागी ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ताकि नेगेटिव विचार जैम न लगा दें। हाँ, कुछ वैसा ही। विचारों की बात हुई, पर भावनाओं का क्या? अक्सर मुश्किल वक्त में भावनाएं ही तो काबू से बाहर हो जाती हैं। अब बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण आधार है भावनात्मक विनियमन, इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन? और यहाँ फिर से साफ कर दूं, इसका मतलब भावनाओं को दबाना या महसूस न करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना कि वे क्यों उठ रही हैं, और फिर उन्हें इस तरह से संभालना कि वे हमें रास्ते से भटका ना दें, हमारे फैसलों पर हावी ना हो जाए। मतलब महसूस करना ठीक है, पर उनके बहाव में बह जाना ठीक नहीं। बिल्कुल। मुश्किल समय में गुस्सा, डर या उदासी महसूस होना स्वाभाविक है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इन भावनाओं को महसूस करता है, उन्हें स्वीकार करता है, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं करने देता। और इसके लिए कोई तरीके हैं, मतलब प्रैक्टिकल? हाँ, कई तकनीकें काम आती हैं, जैसे माइंडफुलनेस यानी वर्तमान पल में टिकना, ध्यान लगाना। हाँ, या बस अपनी सांसों पे ध्यान देना। ये हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय सोचने का वक्त देता है। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना, जर्नलिंग, वो भी बहुत मदद करता है। जर्नलिंग? हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, ये भावनाओं को बाहर निकालने और समझने का एक सुरक्षित तरीका है। तो हमने विश्वास, विचार और भावनाएं देखी, और क्या कोई और मनोवैज्ञानिक नींव है इसकी? हाँ, एक और बहुत गहरा आधार है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वो है उद्देश्य और अर्थ, पर्पस एंड मीनिंग। उद्देश्य मतलब जीने का मकसद। हाँ, जब किसी इंसान की जिंदगी में एक स्पष्ट क्यों होता है, एक मकसद होता है, तो वो लगभग हर कैसे यानी हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत जुटा लेता है। ये तो बहुत गहरी बात है। जी, विक्टर फ्रैंकल, जो यहूदी नरसंहार कैंप से जिंदा बच निकले थे, उन्होंने अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में इसी पर जोर दिया है। हाँ, मैंने पढ़ी है वो किताब, कमाल की है। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने का कोई कारण था, कोई मकसद था, चाहे वो अपने परिवार से दोबारा मिलना हो या अपना अधूरा काम पूरा करना हो, उनके जिंदा रहने की संभावना ज्यादा थी। जीवन में अर्थ ढूंढना उनके अनुसार लचीलेपन का सबसे बड़ा स्रोत है। वाह, ये तो सचमुच, मतलब विश्वास, विचारों पर नियंत्रण, भावनाओं का प्रबंधन और जीवन में एक मकसद, ये चार स्तंभ मिलकर मानसिक शक्ति की इमारत खड़ी करते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम उन लोगों को देखें जिन्हें हम मानसिक रूप से मजबूत मानते हैं, तो क्या उनमें कुछ खास गुण या लक्षण नजर आते हैं आमतौर पर? हाँ, जरूर। हालांकि हर व्यक्ति अलग होता है, कुछ गुण अक्सर मानसिक रूप से मजबूत लोगों में पाए जाते हैं। जैसे हमने बात की लचीलापन, रेजिलियंस की। हाँ, गिरने के बाद उठ खड़े होने की क्षमता। बिल्कुल। फिर दृढ़ता, ग्रिट, जिसकी बात हमने की थी। लंबे समय तक लक्ष्य पर टिके रहना। हाँ, सिर्फ शुरुआत का जोश नहीं, बल्कि लंबे समय तक मेहनत और लगन बनाए रखना, चाहे नतीजे तुरंत ना दिखें। और फिर आशावाद, ऑप्टिमिज्म, लेकिन ये अंधा आशावाद नहीं होता। अच्छा, किस तरह का आशावाद? यथार्थवादी आशावाद, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। वे मुश्किलों को स्वीकार करते हैं, पर ये भी मानते हैं कि वे हालात बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। भविष्य को लेकर एक उम्मीद रखते हैं। प्रैक्टिकल उम्मीद। जी, इसके साथ ही अनुशासन, डिसिप्लिन, वो काम करना जो जरूरी है, तब भी जब मन ना हो। ये तो मुश्किल है। मुश्किल है, पर मानसिक शक्ति का अहम हिस्सा है। और अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी, हाँ, जब प्लान काम ना करे तो रास्ता बदलना। बिल्कुल, जिद पर अड़े रहने के बजाय नई परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। और शायद एक गुण जो आजकल बहुत चर्चा में है, आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, आत्मकरुणा। जब हमसे गलतियां हो या हम मुश्किल में हो, तो खुद को कोसने के बजाय अपने प्रति दया और समझ का भाव रखना। ये कमजोरी नहीं है, खुद पर दया करना। बिल्कुल नहीं, ये ताकत की निशानी है, क्योंकि ये हमें अपनी गलतियों से सीखने और दोबारा कोशिश करने की हिम्मत देता है, बिना खुद को कोसे। ये सारे गुण तो वाकई विकसित करने लायक लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें कि इन्हें विकसित कैसे करें, कुछ आम धारणाएं भी हैं मानसिक शक्ति को लेकर,
जो शायद सही ना हो, कुछ मिथक। हाँ बिल्कुल, और इन मिथकों को तोड़ना जरूरी है ताकि हम सही समझ के साथ आगे बढ़ सकें। कई गलतफहमियां हैं। जैसे कि पहला मिथक क्या हो सकता है? पहला मिथक, मजबूत लोगों को डर या दर्द महसूस नहीं होता। ये शायद सबसे आम है। हाँ, लगता है कि वे तो फौलाद के बने हैं। पर यह सरासर गलत है। सच्चाई ये है कि वे भी डरते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, इंसान है आखिर। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वे डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, यानी डर महसूस करना इंसान होने का हिस्सा है, उसे मैनेज करना मानसिक शक्ति है। ठीक है। दूसरा मिथक? दूसरा मिथक, मानसिक शक्ति तो पैदाइशी होती है, या तो आपके पास है या नहीं है। हाँ, ये भी बहुत लोग मानते हैं, वो तो बचपन से ही बड़ा स्ट्रांग है। ये भी एक बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई ये है कि मानसिक शक्ति एक हुनर है, एक कौशल है। स्किल मतलब सीखी जा सकती है। बिल्कुल। जैसे हम कसरत करके मांसपेशियां बनाते हैं, वैसे ही अभ्यास से मानसिक शक्ति को भी विकसित और मजबूत किया जा सकता है। ये सीखी जा सकती है, कोई भी सीख सकता है। ये जानना तो बहुत राहत की बात है। मतलब उम्मीद है सबके लिए। हाँ बिल्कुल। और कोई तीसरा मिथक? तीसरा मिथक, मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है भावनाहीन रोबोट जैसा बन जाना। हाँ, वो पत्थर दिल वाली बात। जी, जैसा हमने पहले भी बात की, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मानसिक शक्ति का मतलब भावनाहीन होना नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना। मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना। हाँ, समझना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना और संभालना। ये भावनाओं को महसूस करने और मैनेज करने की क्षमता है, उन्हें खत्म करने की नहीं। इन मिथकों को दूर करना वाकई जरूरी था। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। अगर ये एक कौशल है जिसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ ठोस व्यवहारिक तरीके क्या हैं? हम अपनी मानसिक मांसपेशी को कैसे ट्रेन कर सकते हैं? इसे विकसित करने के कई तरीके हैं, और अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। अच्छा, पहला कदम क्या होगा? पहला कदम है अपनी मानसिकता पर काम करना। स्ट्रेंथन योर माइंडसेट। मानसिकता पर काम मतलब वो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात? हाँ, उसी से जुड़ा है। इसका मतलब है अपने उन अंदरूनी विश्वासों को पहचानना जो हमें पीछे खींचते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और फिर जानबूझकर उन्हें ज्यादा ताकत देने वाले विचारों से बदलना, जैसे मैं इसे आजमा सकता हूँ या मैं हर कोशिश से कुछ सीखूंगा। पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। रोजाना सकारात्मक बातें दोहराना, एफर्मेशंस, या सफलता की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन, ये धीरे धीरे हमारे सोचने के पैटर्न को बदल सकता है। ये ग्रोथ माइंडसेट को पालने पोसने जैसा है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। सोच बदलने की बात हुई, लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की, भावनाएं भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। उन्हें साधने के लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल। दूसरा तरीका है भावनात्मक महारत का अभ्यास करना, प्रैक्टिस इमोशनल मास्टरी। इमोशनल मास्टरी कैसे करेंगे? माइंडफुलनेस या ध्यान का नियमित अभ्यास इसमें बहुत मददगार हो सकता है। ये हमें अपनी भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है और हमें बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने से रोकता है। जब आप गुस्सा या तनाव महसूस करें तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय कुछ पल रुक कर अपनी सांसों पर ध्यान देना, ये आपको शांत रहने और बेहतर फैसला लेने में मदद कर सकता है। और जर्नलिंग, वो भी इसमें आता है? हाँ बिल्कुल। अपनी भावनाओं को लिखना यानी जर्नलिंग करना, उन्हें समझने और उनसे निपटने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। आप समझ पाते हैं कि आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं। ये आदतें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कैसे करें? रोज की भागदौड़ में ये सब थोड़ा मुश्किल लग सकता है। यहीं पर तीसरा तरीका काम आता है, लचीली आदतें विकसित करना, डेवलप रेजिलिएंट हैबिट्स। आदतें? कैसी आदतें? मानसिक शक्ति सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, हमारा शरीर भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। शरीर कैसे? हेल्थ भी जरूरी है मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। बहुत जरूरी। इसके अलावा छोटी छोटी नियमित आदतें बनाना अनुशासन विकसित करने में मदद करता है। जैसे रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट ध्यान करना, या रोज रात को सोने से पहले अगले दिन की तैयारी करना, या अपना बिस्तर ठीक करना। शुरुआत छोटी हो पर नियमितता जरूरी है, कंसिस्टेंसी इसकी। यानी शरीर और मन का तालमेल और छोटी छोटी नियमित आदतें, ये तो समझ आता है। क्या कोई और तरीका भी है जो शायद थोड़ा अलग हो,
कुछ हटके? हाँ, एक और दिलचस्प रणनीति है जो थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है लेकिन बहुत असरदार है। जानबूझकर असुविधा का सामना करना, फेस डिस्कम्फर्ट डिलिबरेटली। जानबूझकर असुविधा मतलब खुद को तकलीफ देना? तकलीफ देना नहीं, पर अपने आराम के दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अच्छा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हाँ, ऐसी चीजें करना जो थोड़ी मुश्किल लगती हों या जिनसे आप थोड़ा कतराते हों। उदाहरण के लिए? ये कुछ भी हो सकता है, किसी अजनबी से बात करना, कोई नया हुनर सीखना जिसमें आप तुरंत अच्छे ना हो, सबके सामने अपनी बात रखना, प्रेजेंटेशन देना, या यहाँ तक कि कभी-कभार ठंडे पानी से नहा लेना। ठंडे पानी से नहाना? हाँ, जब हम जानबूझकर छोटी-छोटी असुविधाओं का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग तनाव और मुश्किलों से बेहतर ढंग से निपटना सीखता है। ये हमारी मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाता है। जैसे वैक्सीन काम करती है, थोड़ी सी मुश्किल झेलकर बड़ी मुश्किल के लिए तैयार होना। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। आराम से बाहर निकलकर खुद को मजबूत बनाना। क्या कोई आखिरी रणनीति भी है? हाँ, 5वीं और बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना। फोकस ऑन पर्पस। और ये वही मकसद वाली बात है ना? जी हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, जीवन में एक मकसद का होना मानसिक शक्ति का एक बड़ा स्रोत है। कोशिश करें कि आप अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को अपने बड़े लक्ष्यों और मूल्यों, वैल्यूज से जोड़कर देखें। ये कैसे करें? खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसका मेरी बड़ी तस्वीर में क्या महत्व है? जब आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, तो मुश्किलों का सामना करना, डर पर काबू पाना और लंबे समय तक टिके रहना आसान हो जाता है। उद्देश्य हमें दिशा और अंदरूनी प्रेरणा देता है। ये सभी रणनीतियां मानसिकता बदलना, भावनाओं को साधना, आदतें बनाना, असुविधा का सामना करना और उद्देश्य पर ध्यान देना काफी ठोस और करने लायक लगती है। हाँ, और ये सब आपस में जुड़ी हुई भी हैं। क्या हम कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देख सकते हैं जहां लोगों ने ऐसी ही मानसिक शक्ति का परिचय दिया हो? कुछ प्रेरणादायक कहानियां। दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। बड़े नामों को देखें तो नेल्सन मंडेला का ख्याल आता है। हाँ, जाहिर। सोचिए, अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताना, भयानक परिस्थितियों में, लेकिन वे टूटे नहीं। उनका मकसद रंगभेद खत्म करना और एक आजाद दक्षिण अफ्रीका बनाना उनकी शक्ति का स्रोत बना, और वे दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। कमाल की मानसिक शक्ति। और खेल जगत से भी कई उदाहरण मिलते हैं ना? बिल्कुल। माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता? उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। सच में? ये मुझे नहीं पता था। हाँ, सोचिए कितना बड़ा झटका होगा एक युवा खिलाड़ी के लिए। लेकिन उन्होंने उस असफलता को अपनी आग बनाया और ज्यादा मेहनत की। उनकी दृढ़ता और कभी हार ना मानने वाले रवैये ने उन्हें महान बनाया। ये दिखाता है कि शुरुआती असफलताएं अंत नहीं होती। ये तो महान हस्तियों की बात हुई, पर क्या आम जिंदगी में भी हमें मानसिक शक्ति के उदाहरण दिखते हैं रोजमर्रा में? यकीनन। असल नायक तो हमारे आसपास ही हैं, रोज दिखते हैं। जैसे? सोचिए उस सिंगल माँ या पिता के बारे में जो अकेले ही नौकरी और बच्चों की परवरिश की दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। या उस विद्यार्थी के बारे में जो घर की मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई में लगा हुआ है अच्छे भविष्य के लिए। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई बड़ा हादसा या बीमारी झेली हो, या किसी अपने को खोया हो और फिर से अपनी जिंदगी को संवारा हो। ये सब लोग रोजाना असाधारण मानसिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका लचीलापन और उनकी हिम्मत प्रेरणादायक है। ये उदाहरण वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। हम सब शायद किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल मन में आ रहा है, जब लोग इतनी बड़ी मुश्किलों या आघातों से गुजरते हैं तो क्या इसका हमेशा नकारात्मक असर ही होता है, या क्या इन संघर्षों से कुछ सकारात्मक भी निकल सकता है, कुछ अच्छा? ये एक बहुत ही आशाजनक पहलू है, और हाँ, ऐसा हो सकता है। मनोविज्ञान में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, PTG, या आघात के बाद विकास कहा जाता है। आघात के बाद विकास मतलब मुश्किलों से सीखना? सीखने से भी ज्यादा। ये विचार ये कहता है कि बहुत बड़ी मुश्किल या संकट से गुजरने के बाद कुछ लोग सिर्फ वापस सामान्य नहीं होते, बल्कि वे पहले से ज्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं। उनमें कुछ सकारात्मक मनोवैज्ञानिक बदलाव आ सकते हैं। सच में? ये कैसे होता है? शोध बताते हैं कि ऐसे अनुभवों के बाद लोग अक्सर पाते हैं कि वे जीवन की छोटी छोटी चीजों की, रिश्तों की पहले से कहीं ज्यादा कद्र करने लगते हैं। एप्रिसिएशन बढ़ जाता है। अच्छा। उनके आपसी रिश्ते, खासकर अपने प्रियजनों के साथ,
और ज्यादा गहरे और मजबूत हो जाते हैं। उन्हें अपनी अंदरूनी शक्ति का एहसास होता है जो शायद उन्हें पहले पता ही नहीं थी। अगर मैं वो झेल गई तो मैं कुछ भी झेल सकती हूँ। ये एहसास तो आता है। और कई बार वे जीवन को एक नई नजरिए से देखने लगते हैं। उन्हें जीवन में नई संभावनाएं या एक नया मकसद मिल जाता है। प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। तो मतलब मानसिक शक्ति हमें सिर्फ दर्द सहने में ही मदद नहीं करती? नहीं, बल्कि ये उस दर्द को व्यक्तिगत विकास और मजबूती में बदलने का रास्ता भी खोल सकती है। दर्द को प्रगति में बदलना। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि मानसिक शक्ति का मतलब सुपर ह्यूमन होना या कभी कमजोर न पड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका मतलब है मुश्किलों के सामने टिके रहना, गिरने पर उठना, अपनी भावनाओं और विचारों को समझना और दिशा देना, और इन अनुभवों से सीखना और आगे बढ़ते रहना। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक अंदरूनी किला बनाने जैसा है जिसे हम लगातार मजबूत करते रह सकते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। और ये हमें न सिर्फ तूफानों का सामना करने की ताकत देता है, बल्कि उन तूफानों से गुजरकर और ज्यादा निखरने का मौका भी देता है, ग्रोथ का मौका। जैसा कि हमारी चर्चा के स्रोत में भी एक बात कही गई है जो मुझे लगता है याद रखने लायक है। याद रखें, संघर्ष किसी को परिभाषित नहीं करते, उन पर दी गई प्रतिक्रिया करती है। और सही मनोविज्ञान के साथ हम में से हर कोई अटूट मानसिक शक्ति विकसित कर सकता है। बहुत खूबसूरत बात है। और इसी सोच के साथ शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी का वो कौन सा एक क्षेत्र है जहां अगर आप थोड़ी और मानसिक शक्ति, चाहे वो अनुशासन हो, आशावाद हो या असुविधा का सामना करने की हिम्मत हो, का अभ्यास करें तो सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। बस इस सवाल पर विचार करना शायद इस दिशा में पहला कदम हो सकता है।